भैया मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे कह रहा था कि 78 साल में बहैसियत मुसलमान हमने क्या खोया, क्या पाया, कभी इस चीज का मुहासबा हमने नहीं किया। सच्चर कमेटी, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुंटू कमीशन, महमूदुर रहमान कमेटी की रिपोर्ट ये कहती है कि हिंदुस्तान का मुसलमान दलित से बढ़कर अपनी जिंदगी को गुजार रहा है। कौन है जिम्मेदार? हमारे वोटों को लूटने वालों, समाजवादी, बीएसपी, कांग्रेस के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब ये देश आजाद हुआ, जब ये देश आजाद हुआ, इस देश में 3 सियासी पार्टियां थी, एक इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और एक हिंदू महासभा और एक कांग्रेस पार्टी थी। लेकिन हमारे बड़ों ने हमसे कहा था कि कांग्रेस तुम्हारी पार्टी है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग तुम्हारी पार्टी नहीं है। हमने लब्बैक कहा, कांग्रेस को अपनी पार्टी माना। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, 78 साल में इस देश के अंदर 2500 पार्टियां इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड हुई। तो क्यों हुई? मेरा सवाल यही है कि अगर आप देखिए कि जब कांग्रेस हमारी पार्टी थी, उस वक्त पिछड़ों की भी थी, दलितों की भी थी, ठाकुरों की भी थी, ब्राह्मणों की भी थी, हर किसी की पार्टी इस देश में कांग्रेस हुआ करती थी। लेकिन इस देश में आज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में 2500 पार्टियां रजिस्टर्ड है। तो क्यों है? अरे हर किसी ने यही कहा कि हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो पिछड़ों ने अपनी पार्टी बनाई। मराठाओं ने कहा हमारे साथ नाइंसाफी हो रही है, तो शरद पवार को अपना नेता बनाया और राष्ट्रवादी कांग्रेस बनाई। बंगालियों ने कहा हमारे साथ न अन्याय हो रहा है, तो उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, ममता बनर्जी को अपना नेता बनाया। तेलुगुओं ने कहा हमारे साथ अन्याय हो रहा है, तो वहां पर तेलुगु देशम, वाईएसआर कांग्रेस, चंद्रबाबू नायडू और जगनमोहन रेड्डी को नेता बनाया। नॉर्थ इंडिया में कहा पिछड़ों के साथ अन्याय हो रहा है, तो बिहार में लालू परिवार ने राष्ट्रीय जनता दल बनाई, नीतीश कुमार ने जनता दल यू बनाई, उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह ने समाजवादी पार्टी बनाई, ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी बनाई, बहन जी ने, काशीराम जी ने बीएसपी बनाई। आप बताओ मुझे, जिन लोगों ने लोकतंत्र में अपना डंडा, अपना झंडा, अपना नेता बनाया, उस समाज को तो इंसाफ मिल गया। लेकिन आप इस देश में मुख्य धारा से कट गए। क्या मेरी बात गलत है? अरे लोकतंत्र में अगर आप ये समझ रहे हैं कि आपके पास 1000 बीघे खेत है, वो आपकी ताकत है, तो वो आपकी ताकत नहीं है। आपकी कोठी, आपकी फैक्ट्री, आपके कल कारखाने, ये आपकी ताकत नहीं है। हुकूमत जब चाहती है बुलडोजर लगा करके, फर्जी एफआईआर करवा करके आपको जेल में डाल देगी। आपकी फैक्ट्री और आपके कारखाने पर बुलडोजर चलवा देगी। क्या हुआ नहीं है? फैजाबाद में मोईद खान
समाजवादी पार्टी का नेता, उसकी बेकरी में राजू नाम का काम करने वाला एक लड़का जो निषाद समाज की बेटी से प्यार करता था, उन दोनों के दरमियान में नाजायज रिश्ते कायम हुए। तब ये पता चला उसके घर वालों को, जब वो हामिला हुई तो उसके घर वालों ने इल्जाम लगाया और कहा मेरी बेटी का रेप हुआ। और इल्जाम राजू के साथ साथ 70 साल के मोईद खान पर भी लगा और प्रशासन का बुलडोजर आया, मोईद खान की बेकरी को तोड़ा, उसके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स को तोड़ा और पूरे नेशनल मीडिया में कहा गया कि मोईद खान ने 12 साल की बच्ची के साथ रेप किया। उस बच्ची का ताल्लुक जिस समाज से था, उस समाज का नेता, उसकी अपनी पार्टी, उसका अपना झंडा, उसका वो पहुंचा और पहुंच करके वहां रोने लगा और कहा मेरे समाज के साथ अन्याय हुआ है, बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मोईद खान के सपोर्ट में न ही अयोध्या का समाजवादी का सांसद, न ही 111 एमएलए, न ही अखिलेश यादव, न ही कोई मुसलमान समाजवादी का नेता खड़ा हुआ, बल्कि मोईद खान के नाम पर लोगों ने चुप्पी साधी। मोईद खान को जेल भेजा गया। मोईद खान अदालत से 2 साल बाद बरी हुआ। क्यों खामोशी दी? हम पर इल्जाम लगता है, मीडिया सुबह से शाम तक चलाती। अब आप बताओ मुझे, मोईद खान की वो इज्जत जिसको मीडिया ने नीलाम किया, वो इज्जत उसकी कैसे लौट कर आएगी? जो उसका घर तोड़ा वो कैसे मिलेगा? बताओ आप मुझे। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमारी लड़ाई जमीन की है, हमारी लड़ाई जेवर की है, हमारी लड़ाई सरकार की है, सत्ता की है, तो सुनो, हमारी लड़ाई न सत्ता की है, हमारी लड़ाई न किसी मजहब से है, हमारी लड़ाई न जमीन की है, हमारी लड़ाई न जेवर की है, हमारी लड़ाई सिर्फ एक लड़ाई है, वो लड़ाई नाइंसाफी के खिलाफ है। जब हमारे देश का संविधान समानता, बराबरी, इक्वालिटी की बात करता है, तो क्या हम इस देश के नागरिक नहीं हैं? हमारे साथ गैर बराबरी क्यों? कुलदीप सेंगर बीजेपी का नेता रेपिस्ट जेल में जाता है रेप केस में, तो उसके घर को बुलडोजर नहीं चलाया जाता, बल्कि उसे अदालत से जमानत मिलती है। लोग सड़कों पर उतरे, तब जाकर के उसकी जमानत रद्द हुई। आप बताइए मुझे, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आपको याद होगा कि आज से 1450 साल पहले हमारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी 23 साला नबवी जिंदगी में 30 मरतबा या 30 जंगों में हिस्सा लिया। कितनी? 30 जंगों में। हमारे आका ने आखिर अपने हाथ में तलवार क्यों उठाई थी? अगर कोई हमें बदनाम कर रहा है कि इस्लाम तलवार की नोक पर फैला, जैसा कि दुष्प्रचार किया जाता है, तो नहीं, इस्लाम तलवार की नोक पर नहीं, क्योंकि इस्लाम के मानने वाले ये जानते हैं कि कुरान में अल्लाह ने कहा है ला इकराह फिद्दीन, दीन इस्लाम में कोई जबरदस्ती नहीं है, न हमारे देश के संविधान में कोई जबरदस्ती है। अल्लाह के नबी ने तलवार अगर उठाई थी तो जमीन के लिए नहीं उठाई थी। अल्लाह के नबी ने अगर तलवार उठाई थी
तो जेवर के लिए नहीं उठाई थी। अल्लाह के नबी ने अगर तलवार उठाई थी तो किसी के मकान को हड़पने के लिए नहीं उठाई थी। नऊजुबिल्लाह। हमारे आका ने अगर तलवार उठाई तो उनके लिए उठाई जो अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे। हमारे आका ने अगर तलवार उठाई तो उनके खिलाफ उठाई जो यतीमों का माल खाते थे। हमारे आका ने अगर तलवार उठाई तो उनके लिए उठाई जो गैर बराबरी की बात करते थे। हमारे आका ने अगर तलवार उठाई तो इसलिए उठाई कि कोई भी जालिम किसी मजलूम को परेशान ना करे, इसलिए उठाई। उस वक्त इंसाफ का वही रास्ता था। कोई संविधान नहीं था, कोई कानून नहीं था। जिसकी तलवारों में ताकत होती थी वही हुकूमत करता था। लेकिन आज हमारे देश में संविधान है, न हमें तलवार उठाना है, न हमें अपनी शहादत देना है। हम आज जिस मकसद पर काम कर रहे हैं ये वही मकसद है जिस मकसद को 1450 साल पहले हमारे आका ने हमसे कहा था कि जब जब नाइंसाफी होगी तुम्हें मुत्तहिद होकर के अपने घरों से मजलूमों के साथ खड़े होना पड़ेगा, उसके लिए अपने घरों से निकलना पड़ेगा। आज इस देश में, इस प्रदेश में सबसे ज्यादा जुल्म, सबसे ज्यादा ज्यादती, सबसे ज्यादा नाइंसाफी अगर किसी समाज के साथ हो रहा है तो ये बात मैं कहूंगा कि वो मुसलमान है और मैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वालों के साथ हुआ। इस प्रदेश में हमारी आबादी 20% है और जेल की सलाखों में हमारी आबादी 27% है। ये नाइंसाफी नहीं है। हमारे इलाकों में स्कूल नहीं है, हमारे इलाकों में अस्पताल नहीं है, हमारे इलाकों में सड़कें नहीं है, हमारे इलाकों में पीने का साफ पानी नहीं है। ये नाइंसाफी नहीं है, ये गैर बराबरी नहीं है। आप बताओ मुझे क्यों, ऐसा क्यों? कोई मुझे गोली मारने की बात करता है, कोई मेरी जबान काटने की बात करता है, कोई मुझे जूता मारने पर 51,000 इनाम देने की बात करता है। और जब मैं उस वीडियो को लेकर के मैं अपने कप्तान से मिलता हूं तो मेरा कप्तान मेरा मुंह देख करके हंसता है और कहता है आप तो जानते हैं आप जिसके खिलाफ ये कागज लेकर के आए हो वो लोग सत्ता में है, कैबिनेट मंत्री है, वापस लेकर के चले जाओ। मैंने पूछा फिर क्यों मेरे ऊपर 4 मुकदमे एक स्पीच का इल्जाम लगा करके किया गया? बोले सत्ता शासन है, हम आदेश का पालन करते हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, हमारी FIR नहीं ली गई, एप्लीकेशन तक नहीं पकड़ी गई, FIR लिखने की बात तो दूर की है। आप बताओ कि आपको इंसाफ कैसे मिलेगा? यही अन्याय, यही नाइंसाफी, यही जुल्म, यही अत्याचार के खिलाफ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन संवैधानिक तरीके से अपने जिद्दोजहद का आगाज 2014 में किया था। और लोग हम पर इल्जाम लगाए, लोगों ने हमें गालियां दी, हम पर फर्जी मुकदमे हुए, लेकिन हम नहीं रुके क्योंकि हमें ये पता है, हमने अपने आका की तारीफ को पढ़ा है कि जब मेरे आका अच्छा काम करने के लिए निकले, जब आका ने कहा कि मैं नबी हूं तो लोगों ने आका की नबूवत का इनकार किया था। लोगों ने आका पर इल्जाम लगाया, लोगों ने कहा ये कोई जादूगर है, किसी ने कहा ये कोई शायर है, कोई नबी नहीं है।
लोगों ने पत्थर मारे, ऊंट की ओझड़ियां फेंकी गई, लोगों ने जंगें लड़ी, लेकिन मेरे आका ने कहा इंसाफ पाने का जो रास्ता है, मेरे आका ने कहा इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यही वो सीधा रास्ता है जिससे चल करके हम इंसाफ पा सकते हैं। तो मैं आपसे कहने आया हूँ, आपके पास इंसाफ पाने का रास्ता समाजवादी का दफ्तर नहीं है, आपके पास इंसाफ पाने का रास्ता कांग्रेस का दफ्तर नहीं है, आपके पास इंसाफ पाने का रास्ता बहुजन समाज पार्टी का दफ्तर नहीं है। अरे आजमाए को नहीं आजमाया जाता, मोमिन एक सुराख से एक बार डसा जाता है, अगर बार बार डसा जाए तो फिर उसके मोमिन होने में शक है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर हर किसी ने, हर समाज ने यही सोचा होता कि कांग्रेस की हुकूमत में हमारे साथ इंसाफ होगा, हमें न्याय मिलेगा, तो 2500 पार्टियां हिंदुस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड न होती। जिसने पार्टी बनाई, जिसने डंडा बनाया, जिसने झंडा बनाया, जिसने नेता बनाया, उस समाज को इंसाफ तो मिल गया। आप बताओ मुझे कि हमें इंसाफ कब मिलेगा? अरे आप इंसाफ मांगने वाले बना करके नहीं, बल्कि इंसाफ कायम करने वाले बना करके इस दुनिया में भेजे। लेकिन आज इंसाफ कायम करने वाला दूसरों के दरवाजों पर जाकर के इंसाफ की भीख मांग रहा है। अरे याद करो वो दिन जब लोग कहते थे, हमारे हिंदू भाई कहते थे कि चलो हाशिमपुरा, चलो मनियाना, हाजी साहब हैं, नमाजी साहब हैं और वही हक का फैसला करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। पंचायतें हमारे दरवाजे पर होती थी और हक का फैसला हम करते थे, इंसाफ हम कायम करते थे। लेकिन आज हम लोगों के दरवाजों पर अपने मसाइल को लेकर के जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो सियासी कुव्वत नहीं है जिस सियासी कुव्वत के जरिए से इंसाफ हासिल किया जाता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे यही कहने आया हूं, भाई माइक सही कर दे भाई, मैं आपसे यही कहने आया हूं कि आप मुत्तहिद होइए, मुनज़्ज़म रहिए, डरिए नहीं, घबराइए मत। लोग हम पर इल्जाम लगाते हैं कि इनका उम्मीदवार मुरादाबाद कांठ का विधायक, समाजवादी पार्टी का एक्स मिनिस्टर, हसनपुर के रहने वाले हैं कमाल अख्तर साहब ने मुरादाबाद में एक इंटरव्यू में कहा कि हमारा उम्मीदवार भाजपा के दफ्तर से भेजा जाता है। मेरा सवाल उनसे है कि हसनपुर का 2022 में जो उम्मीदवार मुखिया गुर्जर था, वो तो आरएसएस से तुम्हारे दफ्तर में भेजा गया था। क्या मेरी बात गलत है? आप हसनपुर वालों से पूछ लीजिएगा, आप पूछिए उनसे कि समाजवादी पार्टी का आधा परिवार भारतीय जनता पार्टी में है। धर्मेंद्र यादव का सगा बहनोई उपचुनाव में करहल से भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार था। धर्मेंद्र यादव की सगी बहन करहल से भारतीय जनता पार्टी की जिला पंचायत सदस्य है। अपर्णा यादव मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू भारतीय जनता पार्टी में है। मुलायम सिंह के भाई के एक और समधी फिरोजाबाद के
भारतीय जनता पार्टी में है। अरे जिनके घर शीशे के होते हैं, दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारा करते। आप बताओ मुझे, क्या मुसलमान आज तक कभी बीजेपी को वोट किया है? हमने कभी भी कम्युनल फोर्सेस को और मजीद मजबूत होने के लिए हमने सिर्फ और सिर्फ तथाकथित सेकुलर पार्टियों को वोट डाला। लेकिन हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि हम बीजेपी की बी टीम है। सुना, मैं नाम नेहाद सेकुलर पार्टियों के बारे में आपको बताना चाहूंगा। सुनिए, मैं हालांकि तकरीर खत्म कर रहा था, लेकिन एक बात आपको बताना जरूरी है। अब आपको और थोड़ा सुनना पड़ेगा। एक स्वतंत्रता सेनानी थे, सुना, उनका नाम कहीं नहीं आता, और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, मैं जिसका नाम ले रहा हूं, अगर वो शख्स न होता तो मैं ये नहीं कहता कि हिंदुस्तान आजाद नहीं होता, बल्कि शायद 1947 में नहीं हो पाता। सुनिए, एक बतख मियां अंसारी थे, आपने नाम सुना है कि नहीं? एक बतख मियां अंसारी थे, चंपारण के रहने वाले थे, 1867 में पैदा हुए थे। जब चंपारण के किसानों ने, हिंदुस्तानी किसानों ने शिकायत की कि हमें अंग्रेज हुकूमत ज्यादा परेशान कर रही है, तो गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद ये दोनों लोग 1917 में चंपारण गए। चंपारण के डाक बंगले में रुके और बतख मियां अंसारी चंपारण के उस डाक बंगले में दरबार थे। तो वहां पर अंग्रेज हुकूमत ने गांधी जी और राजेंद्र प्रसाद को जहर देने का फैसला कर लिया था। कुक जो था खाना बनाने वाला, वो अंग्रेज था, उसने खाना बनाया और खाने में उसने जहर डाला और कहा, बतख मियां अंसारी, आज तुम राजेंद्र प्रसाद और महात्मा गांधी को खाना परोसोगे। बतख मियां अंसारी ने कहा, और वो ऐसा क्यों कहा? ताकि इल्जाम गांधी जी को मारने का मुसलमानों पर जाए। बतख मियां अंसारी ने कहा कि मैं ये काम नहीं कर सकता, तो बतख मियां अंसारी के परिवार को ला करके अंग्रेजों ने बंद कर दिया और कहा, ऐ बतख मियां अंसारी, वो तुम्हारा परिवार है, अगर तुमने गांधी को जहर नहीं दिया तो तुम्हारे परिवार को हम मार देंगे। बतख मियां अंसारी डर गए। उन्होंने कहा, ठीक है हुजूर, मैं दे दूंगा। बतख मियां अंसारी वो खाना लेकर के जब गांधी जी के पास गए, तो राजेंद्र प्रसाद के कान में बतख मियां अंसारी ने कहा कि हुजूर, खाना मत खाइएगा, खाने में जहर है। उस रात 22 जुलाई 1917 की उस रात चंपारण के डाक बंगले में राजेंद्र प्रसाद और गांधी जी ने खाना नहीं खाया। जब वापस चले गए तो अंग्रेजों ने कहा, बतख मियां अंसारी, तुमने गलत किया। तो बतख मियां अंसारी को नौकरी से निकाल दिया गया। चोरी का इल्जाम लगा करके बतख मियां अंसारी को जेल की सलाखों में डाल दिया गया और 3rd डिग्री टॉर्चर दिया गया। 3rd डिग्री दी गई। और 1950 में देश की आजादी के बाद जब देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद बनाए गए, तो उन्होंने अपने चंपारण के दौरे में 1950 में जब गए, तो कांग्रेसियों ने कहा कि साहब, बतख मियां अंसारी, तो उन्हें याद आया वो चंपारण का डाक बंगला जो बतख मियां अंसारी ने गांधी
और राजेंद्र प्रसाद की जान बचाई थी। तो बतख मियां अंसारी को बुला करके वहां पर राजेंद्र प्रसाद ने 50 एकड़ जमीन, सुनो, 50 एकड़ जमीन बतख मियां अंसारी के परिवार को इलाज करने के लिए ऐलान हुआ। बतख मियां अंसारी 1957 में इंतकाल कर गए, लेकिन वो जमीन नहीं मिली। 1958 में फिर किसी ने बतख मियां अंसारी के बारे में बताया कि बतख मियां अंसारी इंतकाल कर गए, लेकिन बतख मियां अंसारी को 50 एकड़ जमीन नहीं मिली। तो 1958 में बतख मियां अंसारी के परिवार को दिल्ली बुलाया गया और राष्ट्रपति भवन में उनसे फिर ऐलान किया गया वहां पर कि बतख मियां अंसारी को परिवार को 50 एकड़ जमीन दी जाए। दिन गुजरता गया, ताली मत बजाओ, सुनो मेरी बात को। दिन गुजरता गया 1999 आ गया। प्रतिभा पाटिल इस देश की सदर जमहूरिया राष्ट्रपति बनी तो किसी अखबार वाले ने बतख मियां अंसारी पर एक आर्टिकल लिखा। तो वो आर्टिकल प्रतिभा पाटिल ने 1999 में जब कहा कि एक स्वतंत्रता सेनानी जिसने गांधी और राजेंद्र प्रसाद की जान को बचाया, जिसे 50 एकड़ जमीन चंपारण में राष्ट्रपति ने खड़े होकर के ऐलान किया था, आज तक उन्हें नहीं मिली। तो प्रतिभा पाटिल ने बतख मियां अंसारी के परिवार को बुला करके कहा कि 50 एकड़ जमीन इन्हें ऐलान की जाए। वाह है कांग्रेसियों, आज तक बतख मियां अंसारी को 50 एकड़ जमीन तुमने नहीं दी। अकबर साहब हमारे तेलंगाना की असेंबली में फ्लोर के लीडर है। अभी तो उन्होंने कल कहा है कि मैं उत्तर प्रदेश आ रहा हूं। सपा वालों, भाजपा वालों, कुर्सी की पेटी बांध लो। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने तेलंगाना की असेंबली में एक मर्तबा यही बात कही कि एक गाना गाने वाला बहुत अच्छा गाना गाता था और एक राजा के पास गया तो गाना सुनाया तो राजा खुश हुआ। तो राजा ने कहा इस गाना गाने वाले को जमीन दे दो। तो गाना गाने वाला और खुश होकर के और गाना सुनाने लगा। तो फिर राजा ने कहा कि इसको सोना दे दो। तो फिर वो गाने वाला और गाना सुनाने लगा। तो फिर राजा ने कहा इसे हीरे दे दो, इसे मोती दे दो। ऐलान पे ऐलान वो बादशाह राजा करता चला गया। वो गाना गाने वाला गाना सुनाने के बाद अपने घर गया, अपनी बीवी से कहा बेगम आज तो बड़ी मजा आ गई। बोले क्या हुआ? बोले मैंने राजा को गाना सुनाया, राजा ने हमें जमीन, जेवर, हीरे, जवाहरात, अशरफी देने का वादा किया। बेगम भी खुश हो गई। रोटी की जगह पराठे बनने शुरू हो गए घर में। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, बेगम बर्दाश्त से बाहर चीजें हो रही थी। तब बेगम ने कहा अरे कहाँ है तुम्हारी जमीन, कहाँ है तुम्हारा जेवर, कहाँ है तुम्हारी अशरफी, कहाँ है तुम्हारे हीरे मोती? बोले अभी तो नहीं राजा ने दिया। बोले जाओ। अब वो गए राजा के पास। कहा राजा साहब। बोले कौन? बोले राजा साहब अरे मैं वही गाना गाने वाला हूँ जिसने आपको उस दिन गाना सुनाया था। आपको गाना पसंद आया था, आपने मुझे सोना, जमीन, जेवर, पैसा देने की बात कही। कहा राजा साहब न अभी तक जमीन मिली, न सोना मिला, न जेवर मिला, न पैसा मिला। तो राजा ने कहा अरे गाना गाने वाले
तूने मेरे कान को खुश किया था, मैंने तेरे कान को खुश किया। इसमें लेने और देने की बात कहां से आ गई? क्या कहा? इसने लेने देने की बात, तूने मेरे कान को खुश किया मैंने। तो ये कांग्रेसी, ये समाजवादी के लोग आजादी के बाद से हमारे काम को खुश किया और हमारे वोट को देवा के माल की तरह लूट करके ले करके गए, अपनी हुकूमतें बनाई, पलट करके कभी हमारी तरफ नहीं देखा। क्या मेरी बात गलत है? मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जिस पार्टी को हमने अपनी पार्टी कहा, जिस झंडे को हमने अपना झंडा कहा, उस पार्टी के महज 50 साल दौरे हुकूमत में आजादी के बाद इस देश में 50,000 दंगे हुए। अगर एक दंगे में 5 लोग मारे गए तो 50,000 दंगे में 2.5 लाख लोग मारे गए। तारीख कहती है कि 2.5 लाख में 90% मुसलमान मारा गया, यानी 2,25,000 मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस की हुकूमत में आजाद हिंदुस्तान के 50 सालों में मुसलमानों का हुआ। क्यों? क्या हाशिमपुरा से रात को 12 बजे रमजान के महीने में हमारे 47 लोगों को पीएससी की वैन में डाल करके ले जा करके गंग नहर पर गोलियां नहीं मारी गई थी? 45 मर गए और उनकी उम्र 35 साल से कम थी। आज तक इंसाफ नहीं मिला। क्या मुरादाबाद के अंदर हमारे लोगों को मस्जिद के अंदर पुलिस की गोलियों ने नहीं बूझा? आज तक हमें इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद भी ये कांग्रेसी, ये समाजवादी पार्टी के गुलाम हमको इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं कि कांग्रेस ही मुसलमानों का भला करेगी। कोई कहता है कांग्रेस ही मुसलमान और मुसलमान ही कांग्रेस है। हम तो कहते हैं कांग्रेस का नाम लेना भी गुनाह अजीम है, क्योंकि कांग्रेस की हुकूमत में जुल्म हुआ है और जुल्म के खिलाफ लड़ने का हुक्म मेरा इस्लाम, मेरी शरीयत, मेरा दीन देता है। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, क्या आप इस लड़ाई में हमारा साथ देंगे? आप हाथ उठा करके बोलिए, देंगे। ये जो आए दिन, ये बरसात के महीने में आप देखते होंगे कि अलग अलग इलाकों में गैर जरूरी घास निकल आती है। हमारे पूरब में अक्सर व बेशतर उसको बोलते हैं कुकुरमुत्ता। जो एक्स्ट्रा घासें निकल आती है बोलते हैं कुकुरमुत्ता निकला। बारिश में उसी तरीके से बीजेपी की हुकूमत में ये दुनिया भर के हिंदू संगठन कुकुरमुत्ते की तरह मुसलमानों पर हमलावर हो रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अपने आप को मजबूत रखो, अपने डिफेंस के लिए तैयार रहो। कम से कम अगर सफर करो तो अपने हाथ में एक आध लाठी को रखा करो, क्योंकि हमारे देश का संविधान हमें डिफेंस करने की इजाजत देता है। किसी पर आपको हमला नहीं करना है। हमारे देश का संविधान, हमारे देश का कानून इस बात की इजाजत नहीं देता। लेकिन अपने डिफेंस के लिए तैयार रहिए। अपनी मसाजिद, अपने मदारिस, अपनी खानकाह, अपनी दरगाह, अपने बच्चे, अपनी बीवी, हमारी बच्चियों के नकाब, इन सब की अगर आप हिफाजत चाहते हैं, आपका मुस्तकबिल बेहतर हो, तो उसके लिए आपके पास सिर्फ एक रास्ते है, जिस रास्ते पर चल करके राजभर समाज ने अपने आप को मजबूत किया, जाटव समाज ने अपने आप को मजबूत किया, निषाद समाज ने अपने आप को मजबूत किया। उसी रास्ते पर, वो रास्ता क्या है?
जो हमारे देश का संविधान हमें बताता है वो संवैधानिक रास्ता सियासत का रास्ता है, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। मेरे दोस्तों, आज आपके देवरिया में एक मुसलमान के घर को एक बीजेपी का नेता जिसका नाम अभिषेक जायसवाल, एसडीएम की तरफ से कोई आदेश नहीं था, कोर्ट का कोई आदेश नहीं था। उसका इल्जाम था कि इसने घर मेरी जमीन पर बनवाया है और बुलडोजर लेकर के वो नेता पहुंच गया, उस मुसलमान के घर को गिरा दिया। एसडीएम ने कहा कि हमने कुछ नहीं कहा, कोर्ट के आदेश के बगैर ऐसी कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट का कोई आदेश नहीं है, न ही हम उसके जिम्मेदार हैं। जब उससे कहा गया कि अगर ये जमीन तेरी थी तो इसके कागज दिखा, तो वो कागज भी नहीं दिखा पाया। तो आप अंदाजा कर सकते हो कि इस देश में अगर 80 करोड़ लोगों को फ्री में अनाज मिल रहा है तो वो सियासतदान तय करता है कि 5 किलो मिलेगा, 4 किलो मिलेगा या 3 किलो मिलेगा। 3 महीना पूरा देश बंद रहा, लोग पैदल बंबई से दिल्ली से चले आए, लोगों की मौत भी हो गई कोविड में। ये किसने तय किया था? ये सियासतदान का फैसला था। रात को 8 बजे एक चाय बेचने वाला कहता है, बहनों भाइयों, आज से 1500 का नोट कागज का रद्दी टुकड़ा। तो आपने देखा कि आपकी पॉकेट में रखा हुआ आपका पैसा कागज का रद्दी टुकड़ा बन गया। ये ताकत, ये कुव्वत किसने दी? सियासत ने दी। आपने देखा हमारी शरीयत को शहीद कर दिया गया, पार्लियामेंट में बिल ला करके ये सियासी कुव्वत की बुनियाद पर शहीद किया गया। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, अगर आप अपने आप को जब 11% वाला अपने कौम की एक बेटी को 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है, 7% वाला अपने कौम के एक आदमी को 4 मर्तबा उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बना सकता है, तो है 20% वालों, क्या तुम मुख्यमंत्री नहीं बन सकते? आज लोग मजाक उड़ाते हैं जब हम ये बात कहते हैं कि वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह ताला, जिस तरीके से हमारे दलित भाइयों ने अपनी सफों में इत्तेहाद कायम करके, जिसके बारे में लोगों ने मजाक उड़ाया था जब काशीराम ने कहा था कि सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लो, यही वो चाबी है जिससे तुम इंसाफ के लिए सारे दरवाजे को खोल सकते हो। लोगों ने काशीराम का मजाक उड़ाया था, लोगों ने कहा था गोबर से दाना चुन करके खाने वाला समाज सत्ता की चाबी को अपने हाथ में लेने की बात कर रहा है, लेकिन दुनिया ने देखा 11% जाकर मुत्तहिद हुआ तो अपने कौम की एक बेटी को हिंदुस्तान के सबसे बड़े प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया कि नहीं बनाया? अरे जिसे लोग अपने दरवाजे पर पानी नहीं पिलाते थे, जिसे लोग जाकर के उसके दरवाजे पर पानी नहीं पीते थे, जो समाज बेचारा जानवरों की चमड़ियों को छील करके उसको बेच करके अपने बच्चों को पालता था, जिस समाज के इलाकों में स्कूल नहीं था, सरकारी नौकरी नहीं थी, सबसे ज्यादा जेलों में था, वो समाज मुत्तहिद हुआ और 11% की ताकत को दुनिया ने देखा। क्या ठाकुर साहब, क्या ब्राह्मण साहब, क्या मियाँ साहब, सब ने जाकर के मान्यवर काशीराम और बहन जी के पैर को छुआ और ले जाकर के बड़ी बड़ी चीजें, बड़े बड़े तहार वहां पर पहुंचाए। क्या मेरी बात गलत है?
कि आज तक आपने कभी विकास के नाम पर वोट दिया है? आप बताओ कितने लोगों ने समाजवादी पार्टी और यहाँ के जो विधायक है, क्या नाम है इनका, शाहिद मंजूर, इनसे पूछना कि जब इस देश में कुत्ता, सुअर, बिल्ली, चूहा, चुचुंदर खाने वाले हैं तो हम बड़े खाने वालों पर पाबंदी क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? क्यों नहीं मिलता? मेरे भाई, आप बताओ मुझे, हमारे देश का संविधान इतना खूबसूरत है कि ये हर किसी को आजादी देता है। तुम्हें कुत्ता पसंद है, तुम कुत्ता खाओ, तुम्हें चूहा पसंद है, तुम चूहा खाओ, तुम्हें चचुंदर पसंद है, तुम चचुंदर खाओ, है ना? अरे इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो प्याज और लहसुन भी नहीं खाते। अरे इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो मरे हुए इंसानों के गोश्त को खाते हैं, अपने आप को अघोरी कहते हैं। इस देश में हर किसी को राइट है, कोई भगवा पहनता है तो बाल दाढ़ी बड़ी रहती है, कोई भगवा पहनता है तो बाल दाढ़ी मोछ नहीं रहती है। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। कोई सफेद कपड़े पहनता है, दाढ़ी बड़ी है, मोछ छोटी है, किसी की दाढ़ी भी बड़ी है, किसी की मोछ भी छोटी है, नहीं कटाता, हर कोई है, संविधान इजाजत देता। अरे इस देश में ऐसे लोग भी हैं जो कपड़े पहनते ही नहीं है। आपने देखा इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, प्रयागराज होते ही काफी तरक्की कर गया है, पेरिस बनने वाला है, वो पेरिस बनने वाला। प्रयागराज में आपने देखा कि नागा साधु, औरतें भी, मर्द भी बगैर कपड़े के मादर जात थे, और वहां पर लोगों ने उनका वेलकम किया। हमारे देश का संविधान इजाजत देता है, हमारे देश का संविधान इजाजत देता है। लेकिन आप मुझे बताओ कि मेरी दाढ़ी तुम्हारी आंखों में क्यों चुभती है? आप बताओ। अरे 24 घंटे रामायण का पाठ होता है, घरों में होता है, और लाउड स्पीकर हाथ बाहर लगते हैं, और एक नहीं 10 लगते हैं। आज तक मुझे फख्र है इस बात पर कि आज तक किसी मुसलमान ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई है। मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मेरा भाई है, एक दिन की 24 घंटे की उसकी पूजा है, 48 घंटे की उसकी पूजा, उसकी खुशी में मेरी खुशी है। लेकिन मैं मेरे हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूं कि 78 साल से हमने तुम्हें अपना बड़ा भाई माना, हमारी लिंचिंग होती है और तुम करते हो, लेकिन दूसरा सेकुलर हिंदू भी खड़ा होकर के ताली बजाता है, तुम क्यों नहीं आते मुझे बचाने? अरे अब तक हमने हिंदुओं को ही अपना नेता माना, अब तक हमने हिंदुस्तान की लेकर के हर प्रदेश की कमान हिंदू भाइयों को दी। हमने प्रधानमंत्री तुम्हें बनाया, हमने मुख्यमंत्री तुम्हें बनाया, हमने इसलिए नहीं बनाया था कि मुझ पर जुल्म होता रहेगा और तू भी ताली बजाने वालों के साथ खड़ा रहेगा। अरे दीपक तो बहुत देर से आया, लेकिन चलो दुरुस्त आया। अगर ऐसे ही दीपक हर शहर में 100 पैदा हो जाए तो ये जो कुकुरमुत्ते जो बारिश के मौसम में निकलने वाली बेवजह की घासें शायद कि ये न होगी, और वो 100 दीपक मिल करके जैसे हमने 78 साल से इनकी हुकूमत बनाई, कम से कम या मेरे साथ दिलाते कि मेरी हुकूमत में तेरा भी संरक्षण है। लेकिन नहीं, हम पर जुल्म हो रहा, ज्यादती हो रही है, उसके बाद भी हमारा हिंदू भाई हमारे लिए आवाज नहीं उठा रहा है। क्यों?
मैं ये शिकायत नहीं कर सकता? बताओ मुझे। अरे मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे तो बस यही कहूंगा कि आप पैगाम इस इत्तेहाद के पैगाम को समझिए। और संविधान हमें इस बात की इजाजत देता है कि हम अपना सियासी परचम बनाए और इस परचम के जरिए से हम इस लड़ाई को लड़ करके आगे जाएं। जिस तरीके से दलितों ने अपनी कौम की एक बेटी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया, वो दिन दूर नहीं है इंशाअल्लाह। जब 11% बना सकता है तो 20% भी अपने कौम की एक बेटी को जो नकाब भी लगाएगी, हिजाब में भी होगी, वो इस प्रदेश की मुख्यमंत्री बनेगी इंशाअल्लाह। अगर हम नहीं देखेंगे उसे मुख्यमंत्री पर कुर्सी पर बैठने, तो हमारे बाद हमारी आने वाली नस्लें, हमारा बेटा देखेगा, हमारा पोता देखेगा इंशाअल्लाह, लेकिन आज नहीं तो कल जरूर बैठेंगी। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, जब आप जिला पंचायत जीत करके आएंगे, तब पंचायत आपके दरवाजे पर होगी, तब आप इंसाफ की बात करोगे। जब आप प्रधान बनोगे, तब पंचायत आपके दरवाजे पर होगी, तब आप इंसाफ की बात करोगे। जब आप विधायक बनोगे, तब पंचायत आपके दरवाजे पर होगी, तब आप इंसाफ कायम करोगे। अल्लाह ने इसीलिए हमें इस दुनिया में भेजा है। उठो, अपने आप को मजबूत करो, इनके उनके चक्कर में मत पड़ो। ओम प्रकाश राजभर ने एक बड़ा गंदा बयान दिया। हमारे नेता जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को बकचोद कहा। क्या कहा? बकचोद का। अरे पियर का चाचा, आप रिक्शा चलाते थे, हमको मालूम है। आप बलिया में, आप बनारस में, आप घोसी में सवारी भरते थे। और हमारे देश की खूबसूरती भी यही है कि चूहा मार बेचने वाली दवा का, जो आदमी चूहा मारने की दवा बेचता था, वो आदमी भी विधायक और मंत्री बना। जो आदमी साइकिल चोरी करता था, वो आदमी भी विधायक बन गया। जो आदमी रिक्शा चलाता था, वो आदमी भी विधायक बन गया। तो यही बात तो हम कहते हैं कि नकाब और हिजाब वाली भी तो बन सकती ना। तो चाचा, हम आपसे कहेंगे, चलिए बंद हो गया। तो चाचा, हम आपसे कहेंगे कि अपनी जबान पर काबू रखिए। आपकी सेहत ठीक नहीं है। अभी आप वेदांता में एडमिट थे, आपको प्रॉब्लम हो गई थी, आपको स्ट्रोक हो गया था। हम नहीं चाहते हैं कि आपकी दोबारा तबीयत खराब हो। हम ऊपर वाले से कामना करते हैं कि ऊपर वाला आपको सेहत से रखते। तो चूतियाबाजी वाली बातें आप मत करो। ये चूतियापे वाली बातें नहीं करनी चाहिए आपको। आप हमसे बड़े हैं, इसलिए हम आपको कुछ नहीं कह रहे हैं। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज बहुत खुशी की बात है कि आज पीस पार्टी के बहुत सारे लोग हमारी पार्टी